whatever you call irregularities, has been not committed by anyone. नमस्कार, मैं दिव्यांगी और मैं अश्मिता शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज के स्टूडेंट्स हैं और फाइनेंस की पढ़ाई कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, देश की आम जनता को फाइनेंस की एजुकेशन देना कितना जरूरी है। इसलिए हमारे प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र निगम ने हमें ये जिम्मेदारी सौंपी है कि हम आपको बहुत ही सरल भाषा में हर्षित मेहता शेयर घोटाले के बारे में समझाने का प्रयास करें। हर्षद मेहता के नाम से तो आप सब वाकिफ होंगे ही। आखिर ये वो नाम है जो सबकी जुबान पर आता है जब शेयर बाजार के घोटालों की बात करी जाती है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक छोटे से गांव से आए जेब में मात्र 40 रुपए लिए एक व्यक्ति ने आज से 30 साल पहले 1 लाख करोड़ का घोटाला कैसे किया? क्या ऐसा मुमकिन भी है कि एक ही इंसान इतना बड़ा दावा खेल जाए, या फिर इसमें कई जानी मानी हस्तियों का नाम शामिल है? इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देश में हुई एक ज़रूरी घटना के बारे में बताएंगे, और चाहे आपको शेयर मार्केट के बारे में अंदाज़ा हो या नहीं, ये वीडियो देखने के बाद आपकी रुचि शायद ज़रूर बन जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आखिर ये शेयर बाजार है क्या, समझ लेते हैं। उदाहरण के तौर पर गुप्ता जी ने अपनी कंपनी ABC लिमिटेड शुरू करी, तो अभी कंपनी का सारा मुनाफा और नुकसान गुप्ता जी का। अब मान लीजिए कंपनी में शर्मा जी भी जुड़ गए और उन दोनों का हिस्सा यानी कि शेयर 50-50% हो गया, तो अब सारा मुनाफा और नुकसान भी आधा आधा बढ़ जाएगा। मान लीजिए अब कंपनी और रफ्तार से बढ़ती है और इसमें और 10 लोग जुड़ जाते हैं। इन्हें शेयर होल्डर्स बोला जाता है। अब ये सभी 10 के 10 लोग ABC कंपनी के हिस्सेदार यानी कि उसके मालिक हैं। शेयर बाजार भी कुछ इसी तरह काम करता है। फर्क बस इतना है कि वहाँ कंपनी के 10 नहीं 10 लाख शेयर होते हैं, और मैं, आप या कोई भी और किसी भी कंपनी में जाके शेयर खरीद सकता है और उसका हिस्सेदार बन सकता है। आपने ये भी सुना होगा कि शेयर के प्राइस बढ़ते घटते रहते हैं, या फिर पूरी मार्केट ही मंदे में या तेजी में है। तो अब ये समझते हैं कि ये शेयर के प्राइस बदलते कैसे हैं। आप लोगों ने सब्जी तो खरीदी ही होगी बाजार में, प्याज के भाव तो देखे होंगे। कभी तो आसमान छू जाते हैं और कभी बस 10-15 रुपए के रह जाते हैं। अब कभी कीड़े लगने के कारण या ढंग से धूप न लगने के कारण अगर प्याज की फसल अच्छी नहीं हुई तो मार्केट में प्याज की कमी हो जाती है। अब प्याज है एक और उसके खरीदार है अनेक, तो इससे एक प्याज का मोल बढ़ जाता है। दूसरी ओर अगर किसी साल प्याज की बम्पर फसल हो जाती है और आपको हर बाजार में बस प्याज ही प्याज बेचने वाले दिखते हैं, तो उस साल प्याज के भाव बिल्कुल ही गिर जाते हैं। मतलब अगर सप्लाई डिमांड से ऊपर हो जाए तो प्राइस गिर जाता है, और अगर डिमांड सप्लाई से ऊपर चली जाए तो प्राइस बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही शेयर बाजार में भी होता है। हर्षित मेहता भी शेयर्स के प्राइस आसमानों तक पहुंचाने के लिए इसी डिमांड और सप्लाई के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करता था। वो अपने कुछ चुनिंदा शेयर्स जैसे कि ACC में भर भर के पैसा लगाता था और फिर खूब सारे शेयर्स दबाकर खरीदता था, जिससे कि ACC की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। ऐसा क्यों? जब खूब सारे शेयर एक साथ खरीदे जाते थे तो सबको लगता था कि उस शेयर की कीमत ज्यादा है, जिससे उसके प्राइस भी तेजी से बढ़ने लगते, जिससे हर्षद मेहता को फायदा होता था, जो उस शेयर का प्राइस आसमान तक पहुंचा के उसको बेच देता था। इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं पंपिंग, यानी कि एक शेयर का प्राइस उसकी असली कीमत से कई गुना बढ़ा देना, और फिर डंपिंग, यानी उस शेयर को डंप कर देना यानी बेच देना। अब सवाल ये उठता है कि मार्केट में इतना बड़ा बदलाव लाने के लिए और इतने सारे शेयर एक साथ खरीदने के लिए पैसा तो बहुत लगता होगा, और ये सच भी है। तो गरीबी में पले हर्षद मेहता के पास इतना पैसा आया कहाँ से? स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए ब्रोकर्स को भारी पैसों की जरूरत होती थी, लेकिन RBI के सख्त रूल्स की वजह से वो ये पैसा बैंकों से उधार नहीं ले सकते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक रिस्की इन्वेस्टमेंट करी जाती है और RBI नहीं चाहता था कि बैंक्स के पैसों पे कोई रिस्क आए। तो इन सब कारणों से हर्षद मेहता और कुछ और ब्रोकर्स ने बैंकिंग लॉज में कमजोरियों का फायदा उठाते हुए एक तरीका निकाला। बैंक से पैसा उठाने के लिए और शेयर बाजार में लगाने के लिए
हर्षद मेहता रेडी फॉरवर्ड डील का इस्तेमाल करता था, जिसे शॉर्ट में RF डील भी कहा जाता है। तो आइए समझते हैं ये RF डील क्या है, बैंक्स को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती थी और हर्षद मेहता इससे पैसा कैसे कमाता था। RBI के रूल्स के अनुसार बैंक्स को दो तरीके के रेशो मेंटेन करने होते हैं, CRR और SLR। CRR के अनुसार बैंक्स को अपना थोड़ा कैश RBI के पास रखना होता है एज अ फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, और SLR के अनुसार बैंक्स को कुछ गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीदनी होती है। इन दोनों का रेट RBI ही तय करता है और समय दर समय इन्हें बदलता रहता है। ये बात है 1980 के दशक की, जब दोनों ही CRR और SLR रेट काफ़ी ज़्यादा होते थे। और जब भी RBI CRR का रेट बढ़ाता था तो कुछ बैंक्स के पास उसे पूरा करने के लिए कैश की कमी हो जाती थी। उसी तरह से SLR मेंटेन करने के लिए कुछ बैंक्स के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की कमी हो जाती थी। तो अब हमारे पास बायर भी है जिन्हें कैश के बदले सिक्योरिटीज चाहिए, और सेलर भी जिन्हें सिक्योरिटीज के बदले कैश चाहिए। तो बैंक्स आपस में ये सौदा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि किस बैंक को किस चीज की जरूरत है। यहाँ पिक्चर में आता है हर्षद मेहता, जो इन बैंक्स के बीच बिचौलिए का काम करता था। बैंक ए, जिसे अर्जेंट पैसों की जरूरत होती है, वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचने के लिए हर्षद मेहता के पास पहुंच जाता है। हर्षद मेहता आगे एक ऐसे बैंक को ढूंढता है जिसे SLR मेंटेन करने के लिए यही सिक्योरिटीज खरीदनी है। हर्षद मेहता इस बैंक B से पैसे लेकर बैंक A को दे देता है। अब बैंक A ट्रांजैक्शन पूरी करने के लिए पैसा असल में बैंक B को नहीं देता, वो इशू करता है बैंक रिसीट यानी कि BR। ये बैंक रिसीट ये दर्शाती है कि बैंक A ने बैंक B को अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच रखी है। कुछ समय बाद जब दोनों ही बैंक्स की जरूरतें पूरी हो जाती हैं, तो बैंक B अपना पैसा वापस ले लेता है, साथ में थोड़ा ब्याज भी कमा लेता है, और बैंक A अपनी BR यानी बैंक रिसीट को रद्दी घोषित कर देता है। अब हर्षद मेहता इससे पैसे कैसे कमाता है? वो खरीदार बैंक से पैसा ले लेता और सेलर बैंक ढूंढने के लिए कुछ दिनों का समय मांग लेता था। इसी तरह वो सेलर बैंक से भी BR इशू करवा लेता था और बायर बैंक ढूंढने के लिए कुछ समय ले लेता था। ये पैसा हर्षद मेहता सीधे लगाता था शेयर बाजार में। अब मान लीजिए हर्षद मेहता ने बैंक B से 100 करोड़ लेके शेयर बाजार में लगा दिए। वो कुछ दिनों बाद 105 करोड़ हो गए। अब इस पैसे में से हर्षद मेहता 102 करोड़ ब्याज समेत बैंक B को वापस लौटा देता था और 3 करोड़ का मुनाफा अपनी जेब में रख लेता था। पर अगर बैंक से बीच में ही पैसा मांग लिया तो? जैसा कि हमने भी उदाहरण में देखा, हर्षद मेहता के पास सिर्फ 2 नहीं कई बैंक से जान पहचान थी। अगर एक बैंक ने अपना पैसा वापस मांगा तो वो दूसरे बैंक से लेकर दे देता था, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे। इस तरह हर्षद मेहता बैंक्स का पैसा मार्केट में घुमाता रहता था और उसके पास शेयर बाजार में डालने के लिए पैसों की कमी कभी नहीं होती थी। ऊपर से हर्षद बैंक्स के पैसे को हमेशा समय से और ब्याज सहित ही लौटाया करता था, जिसकी वजह से उसका मार्केट में नाम था, मान था और सम्मान था। इसलिए हर्षद जब भी बैंक से पैसा मांगता वो उसे बेझिझक दे देते थे। जैसे जैसे स्कैम का स्तर बढ़ता गया, हर्षद मेहता को और पैसों की जरूरत पड़ने लगी और बैंक से पैसा उठाने के लिए BRs कम पड़ने लगे। इस बार तो हर्षद मेहता ने सारी हदें ही पार कर दी। कुछ गवर्नमेंट बैंक्स के अफसर जिनसे हर्षद मेहता के अच्छे संबंध थे, वो उनसे नकली BR इशू करवा लेता था, जिसके बदले उन बैंक्स के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती ही नहीं थी। और बदले में वो इस प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा रिश्वत के फॉर्म में इनको लौटा देता था। क्या ये सब लीगल था? और इस पूरे स्कैम की जड़ थी बैंक रिसीट्स यानी BR, या फिर मुझे ये कहना चाहिए कि बैंक्स और ब्रोकर्स द्वारा इन BRs का गलत इस्तेमाल। अब आइए कुछ परिस्थितियों को समझ लेते हैं जिनकी वजह से ये स्कैम मुमकिन हो पाया। हर्षद मेहता बायर बैंक से चेक अपने नाम पे इशू करवाता था, जबकि कायदे से वो सेलर बैंक के नाम पे इशू होना चाहिए। पर जैसा कि अभी हमने समझा, हर्षद मेहता के बैंक से काफ़ी अच्छे संबंध थे, तो वो बिना ज़्यादा सोचे हर्षद मेहता को पैसे दे दिया करते थे। मजे की बात तो ये है कि उस टाइम बैंक, स्टॉक मार्केट या मिनिस्ट्री में कोई कंप्यूटराइजेशन नहीं थी। खाते पेपर पर हाथ से लिखे जाते थे।
बैंक्स में कोई इंटरनल ऑडिट नाम की चीज नहीं थी, सेबी तो बस नाम की बॉडी थी और बीएसई खुद के ही रूल्स फॉलो नहीं करता था। इसके साथ ब्रोकर्स पर भी कोई खास रेगुलेशंस नहीं थी। उनके खातों की जांच नहीं की जाती थी। वो एक ही अकाउंट से हर तरीके के ट्रांजैक्शंस करते थे। इस सब के चलते इतने हाई लेवल पे ये स्कैम करना मुमकिन हुआ। अब ये भी समझना जरूरी है कि उस समय हमारे देश की व्यापक स्थिति और इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी थी। आपको पता हो तो उस समय हमारे देश का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी कि नेशनलाइजेशन, जिसकी वजह से इन बैंक्स के जो टॉप ऑफिसर्स होते थे सरकारी होते थे और रिश्वतखोरी और करप्शन जैसी चीजें बहुत ही आम बात हो गई। 1991 में जब स्कैम पीक पर चल रहा था तब इंडिया में कई फॉरेन बैंक्स भी आए थे और इन बैंक्स पर कोई खास रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं होती थी जो कि सरकारी बैंक्स पर लागू होती थी, तो ये भेदभाव भी होता था। स्कैम की ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस तो फॉरेन बैंक से ही हुई थी। सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिकन एक्सप्रेस, ANZ ग्रीनलेस ने काफ़ी पैसे भी कमाए थे। रिस्ट्रिक्शन से बचने के लिए बैंक्स ने NBFCs यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही बनाना शुरू कर दिए थे। ये NBFCs बैंक से मिलती जुलती ही होती है, पर इन पर ये SLR, CRR जैसी पाबंदियां लागू नहीं होती। सबसे बढ़िया बात तो यह थी कि ये आराम से शेयर बाजार में अपने पैसे लगा सकते थे। तो इन बैंक्स ने क्या किया कि इन NBFCs के जरिए वो शेयर बाजार में पैसे डालने लग गए। साथ ही साथ बहती गंगा में हाथ धोने के लिए जो गवर्नमेंट कंपनीज यानी PSUs होते थे, उन्होंने भी अपना ढेर सारा एकत्रित धन इन्हीं NBFCs के जरिए बाजार में डाल दिया। मार्केट में इतना पैसा आने से स्टॉक मार्केट में चल रही पहले से ही तेजी में और उछाल आई और मार्केट ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। अप्रैल 1991 और मई 1992 के बीच सेंसेक्स 4 गुना बढ़ गया, मतलब एक साल में पैसा चौगुना। हर्षद मेहता के कुछ चुनिंदा शेयर थे जैसे कि ACC, जो 3 महीने में 200 रुपए से 9,000 तक पहुंच गया था। इस पूरे स्कैम के दौरान सबका अच्छा पैसा बन रहा था, चाहे वो बैंक्स हों, NBFCs हों, ब्रोकर्स हों या फिर PSUs। उस टाइम पर नई LPG पॉलिसी आने के कारण सबको ये लग रहा था कि सब मार्केट में बिजनेस करने की छूट होने की वजह से इतना ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। इस बीच हर्षद मेहता का मार्केट में इतना नाम हो गया था कि उसको स्टॉक मार्केट के अमिताभ बच्चन के नाम से जाना जाने लगा। उसको द बिग बुल और रेजिंग बुल जैसे टाइटल से नवाजा गया। इनफैक्ट मेरा यकीन मानिए, हर्षद मेहता के ऊपर अंधविश्वास इस कदर था कि वो जिस तरफ उंगली कर दे बैंक्स अपना पैसा वहीं लगाने को तैयार हो जाते थे। आखिर हर्षद मेहता जिस शेयर को छू दे वो तो सोना हो जाता था, मुनाफा वहीं से निकलना था। समय के साथ हर्षद अपनी दौलत के बलबूते पर बादलों तक पहुंच गया और वो अपनी धन दौलत की नुमाइश करने से कतराता भी नहीं था। आलीशान बंगले, एक से एक बढ़कर गाड़ियां, मैगजीन के फ्रंट पेज पर फोटो, इस सब ने हर्षद को मीडिया की खूब अटेंशन दिलाई। ऐसा ये भी कहा जाता था कि हर्षद मेहता एक बहुत ही चार्मिंग, बिंदास और बेपरवाह आदमी है, पर शायद उसकी यही बेपरवाही थी जिसकी वजह से वो अपनी बादलों की ऊंचाइयों से नीचे आ गिरा। आइए देखते हैं किस प्रकार हुई हर्षद मेहता की अंत की शुरुआत। अभी तक हमने ये देखा कि बैंक्स और ब्रोकर्स ने अपने निजी लालच के लिए पब्लिक के हजारों करोड़ों रुपए स्टॉक मार्केट में हाई रिस्क पर डाल रखे थे। पर मैं आपसे ये पूछती हूँ कि क्या किसी को भी जरा सा शक भी नहीं हुआ होगा? इस पॉइंट पर 2 चीजें एक साथ हो रही थी। एक तरफ ये जो इतनी सारी इरेगुलर ट्रांजैक्शंस हो रही थी, RBI ने उनकी इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। दूसरी ओर जब हर्षद मेहता को इतना मीडिया अटेंशन मिल रहा था तो उसमें से एक थी टाइम्स ऑफ इंडिया की जर्नलिस्ट सुचेता दलाल, जिसे ये समझ नहीं आ रहा था कि एक आम स्टॉक ब्रोकर के पास इतनी आलीशान जिंदगी जीने का पैसा कहाँ से आया। सबसे मजे की बात तो यह है कि इन दोनों ही इन्वेस्टिगेशन से एक ही पर्दाफाश हुआ। RBI को अपनी इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते में से 600 करोड़ रुपए गायब हैं। ये वही पैसे हैं जो फेक बैंक रिसीट देकर हर्षद ने धोखे से SBI से ले रखे थे। SBI ने तुरंत अपने पैसे वापस मांगे। पर आप खेल देखिए,
उन दिनों जब अपने पैसे घुमाने के लिए हर्षद मेहता रोज एसबीआई के चक्कर लगा रहा था, सुचेता दलाल को इस बात की भनक लग गई कि इस स्कैम में हर्षद मेहता का एक अहम रोल है। जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन पर हर्षद मेहता की फेक रिसीट की पोल खुल गई तो वो जो 2 बैंक्स थे जिन्होंने ये फेक रिसीट इशू करी थी, ये भी पकड़े गए और इन पर ताला लग गया। कुछ ही समय में किस तरह कुछ ब्रोकर्स बैंकिंग सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाकर उन्हें लूट रहे थे, ये पूरा स्कैम एक्सपोज करते हुए सुचेता दलाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल लिखा। जब जनता को इस बात का पता चला कि हर्षद मेहता की सारी इन्वेस्टमेंट्स गैर कानूनी और फर्जी है और उसके जो चुनिंदा स्टॉक्स थे उनकी असलियत में कोई कीमत ही नहीं है, तब मार्केट में सेल करने का प्रेशर सर चढ़कर बोल रहा था। ऊपर से बैंक्स का जो पैसा शेयर बाजार में डाला जा रहा था वो भी आना बंद हो गया। इस सब का ये असर था कि 2 महीने के अंदर अंदर मार्केट इंडेक्स और शेयर प्राइस की वैल्यू 40% तक नीचे गिर गई। 2.5 लाख करोड़ की शेयर मार्केट में से 1 लाख करोड़ साफ हो गए। जी हाँ, ये तो उस जमाने का हेल्थ और एजुकेशन बजट से भी ज्यादा हुआ करता था। जी हाँ, 4000 से सेंसेक्स गिरकर 2500 पे पहुंच गया। अप्रैल से अगस्त तक ऑलमोस्ट वो आधा हो गया। उन दिनों हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे, जिन्होंने खुद भी ये ऑब्जर्व करा कि यह बैंक्स का पैसा मिसयूज करा गया है। अब इन्वेस्टिगेशन हुई और 17 महीने चली और इसमें कई चौंकाने वाले सच भी सामने आए। सबसे बड़ा सच तो ये सामने आया कि ये स्कैम तो 1985 से ही शुरू हो गया था और हर्षद मेहता के आने से कई समय पहले से बैंक्स और उनके चुनिंदा ब्रोकर्स सिस्टम से खिलवाड़ कर रहे थे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये पता चली कि इस स्कैम में बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे। आरबीआई की टॉप मैनेजमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पर भी उंगली उठी। बैंक्स, एनबीएफसी तो थे ही थे, साथ में उनके एम्प्लॉयज भी और ब्रोकरेज फर्म्स तो थी ही थी। अब ये तो सामने आ गया कि इस स्कैम में कौन कौन शामिल था, पर क्या इस स्कैम के नतीजे सबने एक जैसे भुगते? जी नहीं। तो इन्हें 4 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहले थे वो 7 लॉस मेकिंग बैंक्स जिनका 4000 करोड़ से भी ज्यादा का घाटा हुआ है, यानी कि आज के जमाने का 24,000 करोड़। और इन बैंक्स का नुकसान कराया था मेनली 3 ब्रोकर्स ने, जो थे हर्षद मेहता, दलाल ग्रुप और एफजीएफएसएल, जिसमें से एफजीएफएसएल के शेयर होल्डर थे उस समय के कॉमर्स मिनिस्टर पी चिदम्बरम और उनकी वाइफ नलिनी। तीनों ही ब्रोकर्स के शेयर्स को रद्दी घोषित कर दिया गया और सीबीआई ने अपनी कार्यवाही भी जारी कर दी। इसके चलते 9 नवंबर 1992 में सीबीआई ने हर्षद मेहता और उसके भाई अश्विन मेहता, जिसके साथ दोनों ने ये पूरा स्कैम रचा था, दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उसके और उसके परिवार के सारे असेट्स यानी कि धन संपत्ति सरकार ने फ्रीज कर दिए थे। साथ ही उन पर शेयर बाजार में ट्रेड करने के लिए सेबी ने हमेशा के लिए बैन लगा दिया था। पर बस यही नहीं, इसके अलावा हर्षद के ऊपर 72 क्रिमिनल चार्जेस और 600 से भी ज्यादा सिविल लॉसूट फाइल करे गए। पर इस सब ने भी हर्षद को रोका नहीं। 3 महीने जेल में गुजारने के बाद भी जब उसको बेल मिली तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स ने उसका जोरों शोरों से स्वागत किया, क्योंकि जनता को लगता था कि हर्षद मेहता ने कुछ गैर कानूनी काम नहीं किया, उसने बस कानून की कमज़ोर कड़ियों का फ़ायदा उठाया था। ऐसा सोचना आज के ज़माने में मुश्किल है कि नीरव मोदी या विजय माल्या के साथ ऐसा सलूक हो। खैर, आप ये सोचेंगे कि इतने बड़े तमाशे के बाद कोई इंसान मानसिक शांति चाहेगा। हर्षद उनमें से नहीं था। कुछ ही हफ्तों बाद उसने उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव पर 1 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप लगा दिया। लेकिन ऐसे कई पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स थे जिनके नाम सामने आए। ये है हमारी 3rd कैटेगरी के लोग। इसके अंदर आरबीआई के गवर्नर को लीव पर भेजा गया, नेशनल हाउसिंग बैंक के गवर्नर से रिजाइन करवाया गया, यूको बैंक के चेयरमैन को अरेस्ट कर लिया गया, यहाँ तक कि विजया बैंक और हर्षद मेहता के कुछ खास एसोसिएट्स ने खुदकुशी तक कर ली थी। इसके अलावा अगर मिनिस्टर्स की बात करी जाए तो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स पी चिदम्बरम ने भी रिजाइन कर दिया था। उन्होंने कहा कि उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आखिर उनकी शेयर होल्डिंग जो पाई गई थी एफजीएफएसएल में।
इसके अलावा मनमोहन सिंह जी ने भी रिजाइन कर दिया था, हालांकि उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करा। और आखिर में एक और चीज, हर्षद के लॉयर राम जेठमलानी ने इस बात पर बहुत असर दिया कि ये जो फेक बैंक रिसीट्स देकर पैसे कमाने का चलन है, ये तो कई सालों से चल रहा है और हर्षद के दुश्मनों ने भी इससे कई पैसे कमाए हैं, इसलिए इनको भी कॉन्विक्ट करा गया। अभी तक हमने देख लिया कि इतने बड़े बड़े नाम सामने आए, पर उनका क्या जिन्होंने इस स्कैम के चलते बेधड़क पैसा कमाया। हमारी चौथी कैटेगरी है फॉरेन बैंक्स। कुछ स्टडीज के अनुसार उस समय पर इन्होंने 10 से 12 हजार करोड़ का प्रॉफिट कमाया, पर बदले में आरबीआई ने इन्हें बस एक चेतावनी देकर छोड़ दिया, और इसका कारण हम आपको बता ही चुके हैं। तो ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि इस स्कैम में एक से बढ़कर एक हाई प्रोफाइल लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन इन सब ने मिलकर इस स्कैम का चेहरा हर्षद मेहता को दिया था ताकि खुद के ऊपर से स्पॉटलाइट हटाए और निकल जाए। पर आइए एक बार ये भी देख लेते हैं कि इस चेहरे यानी कि हर्षद मेहता का अंत में हुआ क्या। 1999 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने हर्षद मेहता को 5 साल की सजा सुनाई। हालांकि एक हार्ट अटैक के कारण उसने जेल में ही अपनी आखिरी सांसें भरी। तो दोस्तों, ये तो थी हर्षद मेहता की कहानी, पर इस कहानी का अंजाम क्या निकला? आइए देखते हैं किस प्रकार सरकार ने इस स्कैम के बाद अपने आप को संभालने की कोशिश करी। 1991 में ही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के चलते फाइनेंशियल सेक्टर में कई बदलाव लाए गए, और क्योंकि ये स्कैम फाइनेंशियल सेक्टर में ही हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि कई लॉज अभी भी कमज़ोर हैं, और इस बात का भी डर था कि आगे चलकर ऐसे ही और स्कैम सामने ना आ जाए। इसलिए लॉज को मजबूत करने के लिए मार्केट्स में कई बड़े बदलाव लाए गए। सबसे बड़ा रेवोल्यूशन तो ये आया कि गवर्नमेंट ने इस बात का रियलाइजेशन करा कि कोई कंप्यूटराइजेशन ही नहीं थी जो सारे फसाद की जड़ थी। इसको देखते हुए उसी साल 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई की स्थापना हुई। ये हमारे देश का पहला डीमटेरियलाइज्ड एक्सचेंज था, मतलब कि पहले जो सिक्योरिटीज को फिजिकली बेचा जाता था और वो सिर्फ बॉम्बे तक ही सीमित था, अब इसे ऑनलाइन खरीदा और बेचा जा सकता था। ऑनलाइन चलने की वजह से अब ये पूरे देश में किसी के लिए भी अवेलेबल था, और इसलिए ही एक बहुत ही क्रांतिकारी मूव था। ये शेयर घोटाले का मामला चाहे जो हो, इसके आरोपी चाहे जो भी हो, हमारा काम था आपके आगे ये केस पेश करना। अब चाहे आपको लगे कि इस पूरे स्कैम की जड़ हर्षद मेहता था या ये कई लोगों की बड़ी साजिश थी, एक बात तो साफ है, इन लोगों ने अपने लालच में आकर देश का बहुत बड़ा नुकसान किया। जी नहीं, मैं उन हजारों करोड़ों की बातें नहीं कर रही जो लोगों ने स्कैम में गंवाए। मैं तो बात कर रही हूँ उस भरोसे, उस विश्वास की जो लाखों लोगों ने खोया शेयर बाजार से। आम आदमी के दिलो दिमाग में जो घबराहट बस गई है, जिसकी वजह से वो शेयर बाजार में निवेश करने से कतराता है, ये सबसे बड़ा नुकसान है। और मैं इसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि शेयर मार्केट एक बहुत ही बढ़िया और ईमानदार जरिया है अपने पैसों से और पैसे कमाने का। अगर सोच समझ के करा जाए तो ये इतना रिस्की भी नहीं है, तभी तो देश के तमाम अमीरों ने इससे अरबों रुपए कमाए और आपके और मेरे जैसे लोग डर की वजह से पीछे ही रह गए। इस वीडियो के जरिए हम चाहते हैं कि आप पैसों को समझें, पैसों के बाजार को समझें और अपनी आर्थिक आजादी की तरफ बढ़ें, क्योंकि क्या अंत में हम सबको यही नहीं चाहिए? यही तो वो ताकत है जो हमें अपनी जिंदगी अपने शर्तों पर जीने देती है, इंसानियत मजबूत करने की ताकत और कुछ ज्यादा करने की ताकत। उम्मीद है अब आप बिना किसी झिझक के शुरू करेंगे अपनी फाइनेंशियल जर्नी और देश की कामयाबी के हिस्सेदार बनेंगे। धन्यवाद।